देखिए बाबू, हम लोग मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में नंद वंश तक हम लोग पढ़ लिए थे ना। और आप लोग जानते हो कि नंद वंश का जो है पतन कैसे हुआ। तो नंद वंश का पतन चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, है ना। और देखिए बाबू, ये जो मौर्य साम्राज्य है, अब समझ लो ना कि बीच में क्या हुआ था। हर्यक वंश आया, आप लोग देख रहे थे। हर्यक वंश के बाद जितने वंश आते गए तो थोड़े थोड़े काल के लिए आते गए, नहीं। और ये भारत का वो पहला ऐसा वंश हुआ मौर्य साम्राज्य की जो अखिल भारतीय वंश बना। अखिल भारतीय वंश मतलब वो पूरा भारत का मतलब साम्राज्य बना, ये समझ ना बात। तो इसलिए क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मौर्य साम्राज्य, समझ ना बात। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है क्या कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए कहाँ से हमको जानकारी प्राप्त होती है, अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें कौन कौन राजा हुए, क्या क्या काम किए, अगले क्लास में हम लोग उसके बारे में जानेंगे। अभी हम लोग जानते हैं क्या कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। चूंकि इतिहास है ना बाबू, ये तो देखो, या तो हो सकता है कहीं लिखा हुआ होगा, कोई साक्ष्य होगा, उस साक्ष्य के अनुसार ही बाबू बात ना, ऐतिहासिक साक्ष्य होगा, तब ना हम इस साम्राज्य को बाबू क्या है कि इतनी बड़ी साम्राज्य मानते हैं और इतने बारीकी से पढ़ना पड़ता है इसको। जरूर कुछ बात है इसमें, बस में ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाबू इसमें क्या कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है, ठीक ना। अब ये क्या है कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास के जानने का स्रोत, सही ना बात। कोई स्रोत होगा, उस स्रोत के अनुसार हम लोग पढ़े। जैसे आप लोग किताब पढ़ते हैं, किताब क्या होता है, एक स्रोत होता है, नहीं जो साहित्यिक स्रोत नहीं, ऐतिहासिक स्रोत, बहुत सारे स्रोत हैं, ठीक ना। तो हम देखते हैं और मौर्य साम्राज्य के जो इतिहास है इसके जानने के लिए स्रोत हमारे पास क्या है, तो दोस्तों साहित्यिक स्रोत है और अभिलेख है, ठीक ना। देखिए बाबू, जैसे ही आप अशोक का पढ़िएगा तो उसमें क्या होगा कि अभिलेख के बारे में पढ़ने को आपको मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए बाबू, तो साहित्यिक स्रोत, तो साहित्य का स्रोत क्या है बाबू, दो तरह का साहित्यिक स्रोत है, ठीक ना। ये कैसा है कि धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, नहीं। धार्मिक साहित्य में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे अब किसी धर्म के ग्रंथ आ जाएंगे, जो जो धर्म यहाँ थे उनके ग्रंथ क्या हो जाएगा, आ जाएंगे, तो धार्मिक होगा। और बाबू धर्मनिरपेक्ष कौन होगा बाबू, जो किसी धर्म से नहीं होगा, धर्म की किताब वो नहीं होगा, मतलब किसी विशेष प्रकार के धर्म के द्वारा मतलब धार्मिक मतलब उपलक्ष्य में नहीं लिखा गया होगा। कोई आदमी क्या होगा, लिखा होगा उसके इतिहास के बारे में, मतलब उस साम्राज्य के इतिहास के बारे में, समझे ना बात। तो धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। अब यह उस साहित्यिक, ये तो देख लिया ना, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, बात ना। अब देखिए, इसमें भी दो प्रकार का साहित्य था, एगो स्वदेशी साहित्य, एगो विदेशी साहित्य, समझे ना बात। तो आप स्वदेशी साहित्य में जितना ये हम लोग धार्मिक मतलब निरपेक्ष मतलब साहित्य आ जाएगा, धार्मिक साहित्य आ जाएगा। विदेशी में आ जाएगा क्या, वो इंडिका का आ जाएगा, मतलब मेगास्थनीज का लिखा हुआ आ जाएगा, प्लिनी का लिखा हुआ आ जाएगा, जस्टिन का लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब ये सारे चीजें आएंगे ना। देखिए, तो हम देखते हैं धार्मिक स्रोत, तो आप जानते हो क्या कि उस समय बहुत जोर शोर पड़ा बौद्ध धर्म और जैन धर्म था, तो बाकी हिंदू धर्म भी तो था, है कि नहीं बात। जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, तो हिंदू धर्म भी था उस समय, बात है ना। तो अब देखो तो एक बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, और हिंदू के लिए क्या है, वो पुराण है, तो पुराण हम लोग के लिए है, बात है ना। चलिए, अब ये धर्म निरपेक्ष में कौन कौन थे, तो धर्म निरपेक्ष में थे अर्थशास्त्र था, मुद्रा राक्षस था और था, लेकिन ये दोगो इंपॉर्टेंट था, ये दोगो इंपॉर्टेंट था ना। देखिए, अभिलेख में हम देखते हैं क्या है कि शिलालेख है, क्या है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अब देखिए आप ये क्या होंगे, देखो तो शिलालेख, शिला मीन्स पत्थर होता है। हाँ, देखते हैं नेताजी लोग क्या काम करता है कि रोड बनवाए लोग लिख देता है, तो शिलालेख लिखवाता है लोग वो लोग संगमरमर लेख लिखवाता है लोग, क्या लिखवाता है लोग। देखिए, काम भले बाबू बेकार करे लोग, लेकिन नामवा अपना लिखवाएगा लोग संगमरमर बढ़िया पत्थर पर, नहीं। भले रोड बनवाने में वो रोड मतलब बेकार बनवा दे लोग, लेकिन अपना जो नाम लिखवाएगा लोग, कैसे लिखवाएगा लोग, खूब बढ़िया पत्थर पर लिखवाएगा लोग ना। तो देखिए बाबू, एक बात ध्यान रखिए कि स्वार्थ बस की गई काम जो होती है कभी सफल नहीं होती। कुछ दिन बाद देखिएगा कि कुत्ते उत्ते बाबू कुकांड कर रहे हैं वहां, नहीं, उनके शिलालेख ऐसे देखते हो, नीचे लिखा रहता है कुत्ते जाते हैं, कुतवा बड़ी बढ़िया इन लोग को पाई जानता है, सब नहीं ऐसे लोग के। अगर मूर्ति कहीं लोग बन जाती है तो कबूतर, ये कौवा चिरई बाबू खूब बढ़िया से उनका नहीं पेंटिंग कर देते हैं, समझ गए ना, पेंटिंग के बाद नहीं। तो देखिए, तो इसलिए उस स्वार्थ बस किया हुआ काम क्या होता है, कभी सफल नहीं होता है। और ये सब जो थे ना बाबू, आज के मंत्री की तरह नहीं थे ये, आज के राजा की तरह, ये राजा थे, ये जनता को क्या मानते थे, अपनी मतलब प्रजा को अपनी संतान मानते थे ये, नहीं।
तो इनकी बाबू यही भावना थी, हमारी राज फले फूले, मतलब हमारी जनता बढ़िया से रहे, उसके लिए ये लोग लड़ते थे, समझे ना, अपनी साम्राज्य को विस्तार करते थे। समझ रहे ना बात आप लोग। तो अब देखिए बाबू, तो ये लोग शिलालेख, तो शिलालेख का प्रचलन देखिएगा कि कौन कराए हैं, अशोक महाराज कराए हैं। जब हम पूरे पढ़ेंगे ना, इनके वंश के बारे में पढ़ेंगे कोई, तब हम लोग बाबू उसके बारे में जानेंगे ना। अभी आप लोग स्रोत के बारे में पढ़ ली जानकारी, कहाँ से क्या मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें है ना। अब देखिए शिलालेख तो हो गया ना, स्तंभ लेख नहीं, स्तंभ लेख क्या होगा अब कि हाँ ऐसे वो पत्थर होगा, उस पर खड़ा करके ऐसे लिखवा दिया, तो स्तंभ लेख हो गया। अब गुहा लेख क्या होता है, गुफाओं का लेख नहीं। उस समय क्या थी, भाषा थी जनमानस की, पाली और प्राकृतिक भाषा चल रही थी, ठीक ना। तो इसलिए बाबू क्या था कि गुहा लेख, ये क्या लिखा हुआ है, गुहा लेख, और हम लोग की भाषा में होगा गुफा लेख। क्या होगा बाबू, गुफा लेख नहीं। बहुत सारे गुफाएं पढ़ेंगे, अजंता की गुफा पढ़ेंगे, एलोरा की गुफा पढ़ेंगे, तो ये सब क्या है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है ये सब। ये क्या है बाबू, मतलब हम लोग की भाषा में गुफा लेख, क्या है ये, गुफा लेख, समझ ना बात। तो यहाँ से पूरे साक्ष्य के बिटोर के बाबू क्या होता है कि ये पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है, या किसी भी साम्राज्य के बारे में कोई साक्ष्य के अनुसार, कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य होते हैं, कुछ पौराणिक साक्ष्य होते हैं, नहीं कुछ मतलब कुछ धार्मिक साक्ष्य हो जाएंगे, इस अनुसार बाबू हम उसके बारे में जानते हैं ना। देखिए अब देखिए बाबू, धर्मनिरपेक्ष में तो हम लोग देख लिए, अर्थशास्त्र आ गया, मुद्रा राक्षस आ गया ना। अब देखिए विदेशी साहित्य के रूप में कौन रहा सर्वमान, इंडिका रहा। कौन रहा, इंडिका। ये मेगास्थनीज का लिखा हुआ था, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मेगास्थनीज के बारे में भी। और मेगास्थनीज कौन था पता ना, कैसे ये बाबू भारत आया था, क्यों आया था भारत, ये सारे चीज हम लोग जानेंगे ना। चलिए अब आओ देखो, तो अब क्या होता है कि अर्थशास्त्र, क्या नाम है बाबू, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था, कौटिल्य था। कौन था, कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं। तो कौटिल्य बाबू क्या था, जाति, देखिए बाबू इनका जन्म हुआ था तक्षशिला में, और आचार्य भी थे किसका, तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य भी थे ना। अब देखिए, अब ये जाति से क्या थे बाबू, ब्राह्मण थे। तो अब देखिए, तो जाति से ये ब्राह्मण थे, और इनका नाम चाणक्य है ना जी। तो इनके पिता का नाम क्या था, चाणक्य या चाणक्य। और ये चाणक्य के पुत्र होने के कारण बाबू क्या कहलाए, चाणक्य कहलाए। और इनके नाम देखो तो चाणक्य नाम है, कौटिल्य नाम है, और विष्णु गुप्त इन्हीं को कहा जाता है। और ब्राह्मण श्रेष्ठ भी इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि बाबू उस समय इतने मतलब बड़े ब्राह्मण कोई नहीं थे, इतने बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण कोई नहीं थे नहीं। आप पढ़ोगे जब हम लोग ये मतलब इस राज्य का मतलब राजा के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, तो देखना अब क्यों ये कैसे उनके साथ मिलकर, और बाबू इतनी बड़ी साम्राज्य जो घनानंद की साम्राज्य थी, कहीं कहीं उसे धनानंद भी कहा जाता है। क्यों बाबू, धन उसका सबसे प्यारा चीज था नहीं। तब ही ना गंगा जी में डुबकी लगा लगा वो धन इकट्ठा कर रहा था। वो उसमें क्या था, एक गुफा बनैले था, उसी में ले जाकर धन रख देगा। अब जाकर, अब बड़ी बहन पंडुओ था वो, आधा घंटा बोली मरले रहता था, मान लोगे है कि नहीं बात। तो हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे कैसे बाबू ये मतलब किस तरह से बाबू उस वंश का ये क्या किए, नंद वंश का पतन करते हैं ना। चलिए तो अब ये बाबू इनका नाम क्या है, विष्णुगुप्त भी नाम है, कौटिल्य भी नाम है, और चाणक्य भी नाम है। चाणक्य क्यों नाम है, क्योंकि इनका पिता का नाम क्या था, चाणक्य था या चणक था, उनका ये पुत्र थे ना। इनको भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत क्या कहा जाता है, वो मैकियावेली कहा जाता है। और देखिए ये इतने बड़े शास्त्र लिखे थे, ये छोटे मोटे शास्त्र नहीं लिखे थे, ये बहुत बड़े शास्त्र लिखे थे। देखिए बाबू क्या, अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है बाबू, इसमें सबसे पहले किसकी जानकारी मिलती है, तो इसमें वो प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। किसका बाबू, तो किस वंश की, तो मौर्य वंश की। किस वंश की बाबू, मौर्य वंश की। पूछता है क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है, तो 3-4 को वंश दे देगा, लेकिन आपको याद रखना होगा मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अभी मत समझना सको अर्थ मीन्स पैसा, तुम लोग अर्थशास्त्र है मत समझना सब इकोनॉमिक्स नहीं, ये प्रशासनिक मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में क्या हुआ है बाबू, मतलब राज्य व्यवस्था के बारे में ये बताया हुआ है ना। देखिए तो अब देखिए, अब क्या था, 15 अधिकरण था। कितने अधिकरण था अब, मतलब भाग 15 था। इसका भाग कितना था, 15 था। 180 प्रकरण था। तो मतलब बाबू उपभाग, उपभाग कितना था इसका पूछ देगा, तो प्रकरण पूछ दे या उपभाग पूछ दे आपको बताना होगा नहीं। उपभाग भी पूछेगा तो 180, प्रकरण भी पूछेगा तो 180, अधिकरण पूछेगा तो 15, भाग पूछेगा तो 15 है ना।
भाषा क्या होगी। चूंकि संस्कृत उस समय जनमानस की भाषा तो नहीं थी, लेकिन चाणक्य महाराज क्या थे, जाति के पंडित जी थे, तो इनकी प्रिय भाषा क्या थी बाबू, संस्कृत थी। इसीलिए अर्थशास्त्र की भाषा क्या है, संस्कृत। मत कहना सब कोई भोजपुरी, भोजपुरी नहीं जानते थे उतना। जानते भी हो चाणक्य तो जानते हो मगध साम्राज्य के हैं भाई, मगध के हैं, बात है ना, जानते होंगे, क्या पता। श्लोक इसमें कितने हैं, तो 6000 श्लोक है। कितने श्लोक लिखे हैं बाबू, 6000 श्लोक लिखे हैं ना। अब देखिए क्या हुआ था कि ये सारे बेतरतीब ढंग से इधर उधर थे। क्या थे बाबू, बेतरतीब ढंग से इधर उधर थे। और इनको खोजने का श्रेय कौन किए थे, तो डॉक्टर श्याम शास्त्री ने किया था। कौन किया था बाबू, डॉक्टर श्याम शास्त्री। और सबको एक जगह इकट्ठा करके और इसका प्रकाशित करवाए थे 1909 में। कब करवाया था बाबू, 1909 में। तो प्रकाशन कौन कराया था इसका बाबू, डॉक्टर श्याम शास्त्री ने। इंपॉर्टेंट चीज है ना। देखिए विषय हम बताइए दिए बाबू, राज व्यवस्था। और राजा के कितने अंग माने थे, 7 अंग माने थे। कितने अंग माने थे, ये 7 अंग माने थे। समझिए ना बात। देखिए बाबू, चूंकि ये जो है कौन है, चाणक्य हैं, ये शूद्र के बारे में क्या कहे थे, नहीं एक बोली जाती है क्या, कि शूद्र सबसे मतलब क्या माना जाता है, निचले कास्ट को तबके को माना जाता है, माना जाता है ना शूद्र। लेकिन ये शूद्र के बारे में क्या बोले थे, थोड़ा सा देखिएगा। उस समय ये प्रकांड विद्वान थे, जिसे हम लोग कह देते हैं, बहुत लोग कहते हैं, मत समझना सब पंडित जी हैं इसलिए कह रहे हैं, नहीं, कह देते हैं कि ब्राह्मणों ने क्या किया कि शूद्र को सबसे मतलब शूद्र को बाबू मतलब छुआछूत का ये जितने प्रचलन है सब पंडित जी लोग कर दिए ना। लेकिन देखिए आप, ये पंडित जी लोग किए नहीं बाबू, इसको बात ना आप समझिए थोड़ा सा। आपके धर्म को तोड़ने के लिए ऐसा क्या किया गया, र्यूमर फैलाया गया। समझ ना बात, ऐसा नहीं है। देखिए ब्राह्मण है तो ऐसा बात नहीं है। छुआछूत का मतलब क्या था, अगर आप ही गलत ढंग से रहोगे तो कोई आपके पास नहीं जा पाएगा, बात है ना, समझ ना बात। अगर हम मान लो कोई पंडित जी हैं, पंडित जी क्या है, नला में गिरे हुए हैं, शराब पी रहे हैं, हर एक व्यसन में है बाबू, क्या पंडित जी मानिएगा उनको, नहीं ना मानिएगा। उनके हाथ में नेटा पोटा पूरा लगैले हैं, खाइएगा खाएगा नहीं, वो बचपन मत याद पाओ, सब बड़ी बढ़िया लग रहा था अजीब से। है ना बात, वो तो बचपन की बात थी ना हो। तो ऐसा नहीं था। देखिए बाबू, ये महान पंडित कौन बाबू, महान पंडित, पंडित श्रेष्ठ चाणक्य ने शूद्र के बारे में क्या कहा है। शूद्र को बाबू इन्होंने कहा है कि शूद्र भी आर्य हैं और श्रेष्ठ हैं। शूद्र क्या है, आर्य हैं और श्रेष्ठ हैं। जैसे क्षत्रिय नहीं, वैश्य और कौन बाबू, ब्राह्मण, ये सब लोग क्या होता है कि सैनिक बनते हैं, वैसे इनको भी सैनिक बनने की आजादी मिलनी चाहिए। और ये ऐसा कार्य करवाए भी थे। तो अब बताइए इन्होंने कहा बाबू शूद्र को नीचा दिखाया, नहीं। आप पढ़ते हो मनु स्मृति, नहीं, जो क्या होता है, हिंदू आता है क्वेश्चन कि मनुस्मृति क्या है, तो हिंदू धर्म का बाबू क्या है, विधि शास्त्र है, न्यायिक शास्त्र है, मतलब विधान है एक, है ना। उसमें भी बाबू क्या हुआ है कि वो खराब और कुछ नहीं लिखे हैं इसमें, नहीं। उन्होंने जो अब 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी में जो वर्ण व्यवस्था को बांटी गई है, इसके बारे में जो लिखे हैं वो खराब नहीं लिखे, वो उसी के लिए लिखे हैं कि जो व्यसन में, हर एक व्यसन में डूबा हुआ है उससे वो बोले हैं, नहीं। अब क्या हुआ कि इस पर लोग भाषा लिखे, क्या लिखे, भाषा, टीका, नहीं मतलब का कि जैसे आप बोले ना तो उस बात को आप काटने वाला, आलोचनात्मक, नहीं। तो अब बताओ, बहुत लोग भाष्य लिखे हैं इन पर, मनुस्मृति पर, नहीं, जिसके बारे में लोग बोलते हैं मनुवादी, मनुवादी बोलते हैं। आप उसको पढ़ते नहीं हो, बढ़िया से पढ़ोगे ना तब वो आपको अच्छे। सब लोग देखो, सब लोग बोलते हैं मनुवादी मनुवादी, लेकिन पूछिएगा क्या मनुस्मृति पढ़े हैं आप, मनुस्मृति पढ़े हैं आप कभी बढ़िया से? जब आप पढ़े नहीं हैं बढ़िया से, तब आप इतने बड़े तर्क दे रहे हो, लग रहा है कि महापंडित हो गए हैं आप। पंडित किसको कहा जाता है, जो विद्वान को कहा जाता है। जैसे आप हो ना, अगर आपको मान लो कोई सेक्टर हिस्ट्री खूब जान गए ना, तो आप हिस्ट्री के पंडित हो गए, क्या हो गए, पंडित हो गए। समझ ना बात, हम लोग टाइटल के रूप में यूज कर लेते हैं कि नहीं भाई पंडित, पंडित बात है ना, ऐसी बात नहीं है। समझ ना बात। तो अब क्या हुआ, वो मनुस्मृति तो आप पढ़े नहीं और उस पर बाबू थेसिस दुनिया का दे रहे हो पतना। उन्होंने ये नहीं कहा था, हम बार बार बता रहे हैं ना, उन्होंने ये बात बोला था इस पर बाबू कि जो व्यसन में जो दुर्जन मनुष्य हैं उनको शूद्र कैटेगरी में रखा था। समझ ना बात, नहीं। तो दुर्जन मनुष्य बाबू क्या आगे हो, तो बाबू शूद्र को कितना बढ़िया उपमा ये दिए हैं, कौन बाबू, कौटिल्य ने, कि ये आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं,
उससे भी बाबू उपमा मंडित कौन किए? गांधी जी ने, कि हरिजन है, हरि का जन है, ये हरि मीन्स भगवान होते हैं, बात ना। लेकिन बाबू विदेशी ताकतों ने हमारे धर्म को तोड़ने के लिए, हमारे समाज को तोड़ने के लिए आपके दिमाग में उल्टा फुल्टा क्या कर दिया? पिरो दिया। नहीं, आप तो पढ़ने गए नहीं, जो बताया गया किसी के मुख से सुन लिए और आप हमारे दुश्मन बनते चले गए। नहीं, अपने ही धर्म के दुश्मन बनते आप चले गए। पढ़ते तो हो नहीं, बढ़िया से पढ़ोगे तब ना समझ में आएगी बात। नहीं, अब बताओ तो दो आदमी लड़ाने वाला होता है, कैसे कहता है जानता रह तारा के बारे में वैसे कहले है। अब तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि जाकर उनसे पूछे भाई तू कहला ऐसा, कि जाते जाते लड़ाई कर देगा। तो वो तो इसीलिए काम किया है भाई कि आप लड़ जाओ, है कि नहीं बात? यही बात हुई है बाबू, देख रहे हो ना बात। नीति के पंडित जो थे बाबू, महान मतलब ये पंडित श्रेष्ठ थे, इन्होंने क्या कहा कि शूद्र को, तो पूछे क्वेश्चन कि शूद्र को बाबू आर्य श्रेष्ठ किसने कहा था? तो चाणक्य ने कहा था। नहीं, सूर्य को बाबू, शूद्र को बाबू सेनाओं में भेजने की बात किसने कही है? तो चाणक्य ने कही है। कहाँ कही है? तो अपनी अर्थशास्त्र में कही है। कहाँ कही है? अपनी अर्थशास्त्र में कही है। नहीं, और मनु भी व्यवस्था जो है, स्मृति जो है वो खराब नहीं, पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। और टीका लिखने वाले लिखते चले गए, कुछ लोग बढ़िया भी लिखे, कुछ लोग क्या किए कि ऐसा ना लिख दिए ना बाबू कि तुम पढ़ते पढ़े तुम्हारा मनु पर दिमाग गर्म हो जाएगा, मनु महाराज पर दिमाग गर्म हो जाएगा। भाई मनु महाराज महा घटिया आदमी था भाई, नहीं ये था वो था। आप पहले समझो उसके बारे में, कहीं भी मतलब ये उंगली उठाने से पहले सोच लिया जाता है, समझ ना बात। आप पूरे विषय परिस्थिति को समझो, उसके बाद आप जब जानते ही नहीं हो यार, हम मान लो कि तुमको कोई 5 लोग गाली दे रहा, हम हो गए तो 5 लोग गाली दे दिए, हम समझे क्या हुआ था? हम समझे नहीं? 5 तड़ाक पिटा रहे हो तो हम हो गए तो सोचे कि चलो एक तड़ाक हम ऐसे मार के चल दी, है कि नहीं बात? नहीं समझ रहे हो बात, ये बात हुई थी, समझ ना बात। चलिए अब हम आते हैं आओ फिर कहा राजा। अब देखो बाबू ये क्या है? राजा का 7 अंग थे, क्या बात थे ये? और सबसे पहले देखो तो वर्ण व्यवस्था, वो दास प्रथा की जानकारी कहाँ मिलती है? दास प्रथा की जानकारी चाणक्य मतलब अर्थशास्त्र में मिलती है। पूछेगा कि दास प्रथा की जानकारी कहाँ मिलती है? तो अर्थशास्त्र में मिलती है, समझे ना बात। अब देखिए इन्होंने राजा का जो 7 अंग का वर्णन किया है वो कौन है? तो पूछेगा क्या राजा का 7 अंग का वर्णन कहाँ है? तो छठा अधिकरण में है। किस अधिकरण में है? छठा अधिकरण। टोटल अधिकरण कितने हैं? 15 गो अधिकरण है। नहीं, टोटल भाग कितने हैं? 15 भाग हैं, वही ना अधिकरण है। तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा अधिकरण में है? छठा अधिकरण में। क्या बोले हैं कि एक राज को, नहीं एक राज जो है बात ना, एक राजा उसका कितने अंग होते हैं? 7 गो अंग होते हैं। मतलब राज सिद्धांत को 7 गो अंग बोले हैं। एक राज कितने अंग होते हैं? 7। तो पहला क्या होगा आप तो स्वामी या राजा, बात ना राज्य का यहाँ लिखना, सब राज्य का ना, स्वामी या राजा। कोई भी घर बाबू बे मुखिया के नहीं चल सकता, नहीं ना चल सकता, सब लोग तो अपने मन के हो जाएंगे ना। तो बाबू एक राजा होना चाहिए, एक राजा होना चाहिए। और राजा का इन्होंने क्या कहा कि राजा क्या है किसी राज्य का? राज्य का सर है, कपार है, उसी को अनुसार न चलेगा। राजा अगर बढ़िया नहीं होगा तो प्रजा तो ऐसे ही वो खाई में गिर जाएगी, बात है ना। देखिए उसके बाद बोले अमत, मंत्री को चोर नहीं होना चाहिए। रोड बनवाने के लिए पैसा दिया गया, मंत्री जी बढ़िया से बनवाए, नहीं उसमें घोटाला नहीं करें। तो मंत्री को अब आंख बोला गया, यही लोग ना बताते हैं सरकार को जाकर, नहीं। चलिए अब जनपद, देखिए बाबू एक बात और कि अभी जितना आप पढ़ रहे थे इसके पहले, वो सब जनपद था। क्या था? वो जनपद था। और ये जनपद जब मिल गया तो क्या बन गया? राज्य बन गया। क्या बन गया? अब जो आप मौर्य साम्राज्य जनपद नहीं है, ये क्या है? राज्य। आप देख रहे हो तो मगध जनपद, बात है ना, काशी जनपद, ये जनपद ना पढ़ रहे थे आप? जन जो तो जन मीन्स आदमी, बात ना, जन से जनपद बना और जनपद से अब क्या बन गया? राज्य बन गया, समझ ना बा। जनपद से महाजनपद बना, महाजनपद से क्या हो गया? राज्य बन गया। तो हम लोग राज्य के बारे में कहाँ पढ़ रहे हैं? कहाँ से होती है शुरुआत राज्य की बाबू? तो मौर्य साम्राज्य से राज्य की शुरुआत होती है। एक अखिल भारतीय साम्राज्य की शुरुआत, एक अखंड भारत की शुरुआत होती है, समझ ना बात। चलिए अब यहाँ देखिए जनपद को क्या बोले हैं? जंघाएं बोले हैं, कि ये जंघाएं हैं ना। दुर्ग किला, किला को क्या बोले हैं? कि बाहें हैं। किला रहेगा तब ही ना आबू, नहीं तो किले नहीं ध्वस्त हो जाएगा। नहीं कोष धान, धाने ना खाते हो तुम लोग, तो मुख है ये, नहीं। सेना क्या है? मस्तिष्क है। और मित्र क्या है? कान है। तार दोस्तों में कहला के जान रस्तोरा बारे में ऐसे कहत रहला, बुझाइल ना।
तो मित्र क्या है, कान है ये। आ देखना सब मित्र कैसा है, बात है ना, इहो ध्यान रखना, काज वो है ना कि लड़ा दे आके, बात है ना। चलिए आप देखिए, अब अर्थशास्त्र में वो क्या क्या वर्णन है यहाँ देख लीजिए। भू राजस्व, जहाज रानी, गुप्तचर व्यवस्था। प्रथम बार गुप्तचर व्यवस्था का कहाँ वर्णन हुआ था? नहीं, कहाँ हुआ था? अर्थशास्त्र में। कहाँ हुआ था? अर्थशास्त्र में। भू राजस्व की भी बाबू क्या होता है? भू राजस्व नहीं, मतलब बाबू मतलब भूमि पर भी किसका बाबू अधिकार होगा? राजा का अधिकार होगा, उससे बाबू आपको कर देना होगा, समझना बात। जहाज रानी ये कौन सी है? जहाज रानी ये समुद्री व्यापार को कहा जाता है ना। तो यहाँ बाबू इस सब का जहाज रानी का प्रथम बार वर्णन कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। नहीं, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम वर्णन अर्थशास्त्र में नहीं, भू राजस्व का प्रथम वर्णन अर्थशास्त्र में, दास प्रथा के प्रथम बार वर्णन अर्थशास्त्र में नहीं। देखो तो अर्थशास्त्र के अनुसार भू राजस्व की दरें क्या थी? 1/6 थी। पूछेगा कि चाणक्य के अनुसार भू राजस्व की दरें कितनी थी? 6 थी। मौर्य साम्राज्य में भू राजस्व की दरें कितनी थी? 1/6 थी और 1/4 दोनों आएगा ना। अर्थशास्त्र में 1/6 लिखा हुआ है, ठीक ना। देखिए जहाज रानी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अभी बता दिया आप लोगों को। जहाज रानी पर किसका नियंत्रण होगा? राज का नियंत्रण होगा। गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला पहला ग्रंथ अर्थशास्त्र नहीं। गुप्तचर विभाग का नाम क्या था? तो देखो तो महामात्य सर्प, महामात्य सर्प गुप्तचर विभाग का नाम था। और गुड़ पुरुष कहा गया है गुप्तचर को। गुड़ पुरुष को कहा गया है गुप्तचर को, समझ ना बात। अरे बूढ़े पुरुष ना गुप्तचर होगा। चलिए अब देखिए, अब आता है मुद्रा राक्षस। कौन आता है? मुद्रा राक्षस। क्या जासूसी करना हो, वही गुड़ मतलब गुप्तचर जासूसी है वो। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, इसको किसने लिखा है? विशाखा दत्त। और इसमें किसका इतिहास मिलता है? क्या मिलता है? तो नंद वंश का पतन और मौर्य साम्राज्य का उत्थान। पूछेगा कि किस किताब से, मतलब किस पुस्तक से यह ज्ञान, मतलब मौर्य वंश का पतन, ये नंद वंश का पतन और मौर्य साम्राज्य के उत्थान के बारे में मालूम चलता है, तो क्या कहिएगा? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। राजनीति व्यवस्था, राज व्यवस्था की जानकारी अर्थशास्त्र नहीं। देखिए मुद्रा राक्षस में क्या हुआ कि चूंकि आप लोग जानते हो क्या कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, तो इनमें इनको ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। मुद्रा राक्षस में क्या किया गया है? ब्रिसल। ब्रिसल का अर्थ होता है शूद्र। ये शूद्र जाति के थे, ये बोले नहीं। लेकिन चाणक्य के पास तो कोई जाति व्यवस्था नहीं थी भाई, जो बढ़िया है वही है, नहीं बात ना। एक शिक्षक के पास यही होना चाहिए, जाति। अच्छा बताओ, शिक्षक जातिगत काम करने लगेगा तो शिक्षक कहलाएगा? नहीं ना। उसके पास तो जो तेज तरार है उससे बढ़ाना चाहिए, उसे नहीं। अभी मत देखो कि नहीं भाई भाई हमारा जात नहीं है, काहे बढ़ा दें, हमारा जात नहीं है, तो बात ना। देखो तो ये सबसे बड़ा आचार्य न थे, सबसे बड़े आचार्य न थे, बात ना। तो देखो तो चंद्रगुप्त के लिए वो मुद्रा राक्षस में क्या कहा गया है? ब्रिसल शब्द, और इसका अर्थ होता है शूद्र। तो पूछेगा कि ब्रिसल शब्द का प्रयोग किस किताब में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में। चलिए इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को घानानंद का पुत्र बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या बताया गया है? घानानंद का पुत्र। तो देखिए बाबू घानानंद का पुत्र कैसे बताया गया? देखिए घानानंद का ये, देखिए बाबू पुत्र एक था कि मान लो घानानंद का अगर शादी किससे हुआ है तो उससे जो पुत्र होगा तो उसको क्या मिलेगा? उसको बाबू मतलब ये क्या कहता है, उसको स्थान मिल जाएगा, नहीं ऐसा पुत्र है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि घानानंद किसी दूसरे का जिसके साथ शादी नहीं हुआ हो, बात ना, उससे इस पुत्र का जन्म हुआ हो, इसलिए बोला है कि नहीं ये घानानंद का पुत्र था। किसका पुत्र था? ये घानानंद का पुत्र था। कौन बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य। तो पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसका, घानानंद का पुत्र है, कौन सी पुस्तक में वो जानकारी मिलती है? तो कौन से? मुद्रा राक्षस में नहीं। चलिए अब जानकारी तो बताइए दिए, क्या क्या मिलता है? नंद वंश का पतन और मौर्य साम्राज्य का उत्थान। बस इतना ही इससे बाबू आपको याद रखना है ना। अब देखिए कि महावंश था। महावंश क्या है? आप पढ़े हो, बौद्ध ग्रंथ पढ़े हो ना। तो महावंश और दीपवंश ये क्या है? बौद्ध साहित्य है। और इसमें इसको क्षत्रिय बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है? क्षत्रिय बताया गया है, समझना बात। अब देखिए परिशिष्ट पर्व में क्या बताया गया हो? मोर पालक बताया गया है। ये जैन का है, पढ़ रहे ना जैन ग्रंथ। तो प्रशिष्ट पर्व में क्या बताया गया है कि ये मोर पालक, मतलब मोर, इसके जो पिताजी थे लोग वो मोर पालक का कार्य करते थे। और राजपुताना गजेटियर, ये जो सरकारी किताब होती है, बात है ना, मतलब इसमें जो राजपुताना गजेटियर है ये कहा है कि ये राजपूत था। क्या कहा है बाबू? राजपूत था, समझे ना बात। और ब्राह्मण संहिता के अनुसार आप पढ़िएगा तो इसे क्या कहा गया है? शूद्र बताया गया। क्या बताया गया?
शूद्र मतलब मूरा नामक स्त्री से इसका जन्म हुआ था। किससे बाबू? मूरा नामक स्त्री से इसका जन्म हुआ था। ये कौन बताता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं लोग ना। चलिए विदेशी स्रोत में आते हैं तो एंडिका हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एंडिका। विदेशी स्रोत में मेन क्या है? एंडिका है। और एंडिका देखो तो एंडिका है ये मेगास्थनीज द्वारा लिखित है। मेगास्थनीज वही है कि जब पढ़िएगा चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई होती है तो उसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, तो ये बाबू उसका ये राजदूत क्या रहता है? राजदूत होता है। और ये किसके दरबार में रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। कितने साल रहा है? तो 7 वर्ष रहा है। कितने साल रहा है? तो 7 साल रहा है ना। यह एक यूनानी विद्वान था। क्या था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नहीं, सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था ना। देखिए 7 वर्ष मौर्य साम्राज्य में रहा है। यह मुख्यतः पाटलिपुत्रा में ही रहा है, क्योंकि वो कुछ बोका जैसा बात बोल दिया है ये, ठीक ना। कुछ क्या किया है कि बौरा जैसा बात बोला है, समझ ना बात। देखिए इंडिका में यह मौर्य प्रशासन का वर्णन किया है। क्या किसा किया है? मौर्य प्रशासन का वर्णन किया है। इंडिका में किसका वर्णन किया है? मौर्य प्रशासन का। नहीं, और ये राज व्यवस्था का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? ये राज व्यवस्था का। नहीं, तो प्रशासन के बारे की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इंडिका से मिलती है ना। क्या है? अब देखिए इसके अनुसार कर व्यवस्था 1/4 थी। अब देखिए पाटलिपुत्र का वर्णन कैसे किया है ना। देखिए तो पाटलिपुत्र का बोला है क्या, इसका लंबाई जो है 80 स्टेडिया है। स्टेडिया उसकी भाषा थी ना, उसका एक मापक है। कैसे हम लोग सेंटीमीटर मीटर कहते हैं, तो स्टेडिया। और चौड़ाई क्या थी? 15 स्टेडिया थी। 64 तोरण थे इसमें, मतलब द्वार कितने थे? 64 द्वार थे। और 570 बुर्ज थे इसमें। नहीं, किले कितने थे बाबू? 570 किले थे इसमें, समझ ना बात। बुर्ज थे ना। अब देखिए एगो बात, आप जानते हो पाटलिपुत्रा गंगा सोना गंडक के किनार पर बसा हुआ है। नहीं, तो इसके चारों ओर से क्या थी? नदियां थी। इसके चारों ओर से क्या थी? नदियां थी। और नदियां की बाबू चौड़ाई कितनी थी? तो 185 मीटर चौड़ी थी। 185 मीटर चौड़ी थी। और गहराई कितनी थी? तो 30 मीटर गहरी थी। 30 मीटर गहरी में आदमी डूब जाएगा कि नहीं? और समझ रहे ना, अगर ये पटना बसा होगा और चौड़ाई नदियों का इतना इतना है बाबू, तो सही लोग जाने में डरने लगेंगे। नहीं, देखिएगा बहुत सारे पिक्चर में दिखाता है क्या कि कुछ सेनाएं क्या होते हैं, वो खाई में गिर गिर, किला के बाहर खाई बनाया जाता है, उसी में गिर जाएंगे। नहीं, गिर गिर क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ये इसीलिए बनाया गया था, सुरक्षा के दृष्टि से इसको बनाया गया था। समझ रहे ना बात आप लोग। चलिए तब पूछे क्या कि पाटलिपुत्र के चौड़ाई के बारे में ये कौन है बाबू? मेगास्थनीज ने कितना बताया है? तो 80 स्टेडिया बताया है। लंबाई बाबू 80 स्टेडिया, चौड़ाई 15 स्टेडिया बताया है। कितने बाबू तोरण द्वार थे? तो 64 द्वार का बताया है। कितने किले थे उसमें बाबू? 570 बुर्ज थे ना। और बाबू जो नदी की जो चौड़ाई थी वो कितनी थी? 185 मीटर और 30 मीटर गहराई थी। समझ ना बात। चलिए अब देखिए बाबू इसने कुछ ऐसा वर्णन किया है कि जो बाबू मतलब पचने योग्य नहीं है। नहीं, अपच कर देगा। जिस देखो क्या कहा है वर्णन में, देखो क्या लिखता है ये कि 7 प्रकार की जाति थी। 7 प्रकार की जाति थी। जाति के बारे में ये जो वर्णन किया है ना। चलो ठीक है। दास प्रथा नहीं था। दास प्रथा का वर्णन अर्थशास्त्र में हो गया है, मतलब कौटिल्य से इसका जान पहचान नहीं था। तो पूछता है क्वेश्चन कि कौटिल्य का वर्णन इंडिका में किया गया है, तो कौटिल्य का जिक्र इंडिका में नहीं किया गया। इसके मतलब क्या है कि बौरा लुकाई रह रहा था पटने में, पटना से बाहर कहीं निकला ही नहीं। नहीं, फिर कहा है क्या कि भारत में भारतीयों को लेखन कला नहीं आता था। बताओ तो लेखन कला भारतीय को नहीं आता था। तो पूछा जाता इसे कि चाणक्य तारा घरे के रहन का यूनान के रहन आ तारा से बढ़न विद्वान रहनु ना, तब है ना तू अल होने से, है कि नहीं बात। चाणक्य के नहीं इशारा बाबू क्या होता, उसकी ही रणनीति पर बाबू सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। कौन बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये कह रहा है कि भारतीयों को लेखन कला मतलब भारतीय लोग बोका रहन, खुद बोका रहे, ये निकलबे ना कल पटना से। समझ ना बात। चलिए अब कह रहा है क्या कि भारत में अकाल नहीं पड़ता था। जब पढ़िएगा तो सहगौरा अभिलेख, क्या पढ़िएगा? सहगौरा अभिलेख कहाँ बाबू है? गोरखपुर में। और वहां बाबू लिखा हुआ उस अभिलेख में कि हम महाराज कौन आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, दुर्भिक्ष पड़ा था तो, और अपील किए हैं किससे बाबू? व्यापारी वर्गों से कि आप लोग दान कीजिए। तो अब इसको ये पते नहीं था कि यहाँ अकालो पड़ता है ना।
ये तो रह रहा था दरबारे में, खूब बढ़िया से वो तरल तरल मिल रहा था, तलल तलल खाने के लिए खा रहा था खूब बढ़िया से। इसको काम मालूम है अकाल क्या कहलाता है? तो इसको लगे अकाल है या नहीं पड़ता, इसलिए भर पेट भोजन मिल रहा है। मतलब ये आया था जहां से वो, मतलब वहां अकाल अकाल पड़ता होगा, मतलब भोजन इसको मिलता नहीं होगा। तो ये देखा ही नहीं था, इससे जाहिर सी बात हो रही है कि पाटलिपुत्रा में ही रहा था। नहीं, आप देखो बोला था कि पाटलिपुत्र का जो प्रशासन है 6 समितियां द्वारा संचालित होती है और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं ना। अब बोला कि यहाँ यह बात नहीं है, यहाँ लोग पूजा करते हैं बड़े बड़े सिंह वाले के, नहीं, पशुपति महाराज की। किनकी? पशुपति, मतलब शंकर जी का। तो उन्हें क्या कहा था? डायनोसियस। क्या कहा था? यहाँ के लोग डायनोसियस की पूजा करते हैं। मतलब डायनोसियस बाबू किसको कहा जाता है? शंकर जी को। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। नहीं कहा, पोलीब्रोथा में। इसको कहने भी नहीं आता। मतलब पाटलिपुत्र को क्या कहा है? पोलीब्रोथा। पाटलिपुत्र क्या कहा है? पोलीब्रोथा में। समझ ना बात। और कहा था कि वो हेराक्लिस भी भगवान है। नहीं, कौन है? हेराक्लिस भी है। अरे उनके बारे में पढ़ते हैं, उनका नाम है कृष्ण। उनका नाम है कृष्ण। समझ गए बात आप लोग कि कौन थे बाबू? वो बड़का बड़का सिंहों वाला है जिनका नाम है डायनोसियस। उनका भी पूजा करता है लोग, पशुपति। उनके पास क्या है? आदमी पूजा नहीं करता है, जानवरों पूजा करता है। अगर एक बात बताओ, तब तो एक बात बताओ, अरे कुत्ते घुस जाते हैं शंकर जी के मंदिर में, आप मार के भगाते हो यार। आप ही के देवता है वो, आप ही के देवता है वो। आपके देवता तो हिले हैं, लेकिन पशुपति भी है वो। तो वो पशु कहाँ जाएंगे? नहीं, अब वो बेचारा घुस गया, आप डांटा लगे हुआ ससुरा जाके ओइजे बैठा था, भगवान जी भी ससुरा बैठ जाता जाके ना। अब डांटा लगे, अरे भाई उसका भी देवता है। पूरे पशु कौन? ब्रह्मा जी थोड़े हैं, विष्णु जी थोड़े हैं कि नहीं भाई हम आदमी की देवता है। ये तो बोलते हैं कि हम सब सांप बिच्छी सब सबके देवता है ना। तो आओ, डायनोसियस, डायनोसियस किसको बोला गया है? शंकर जी को। और हेराक्लिस किसको बोला गया है? कृष्ण को। किसने बोला है? मेगास्थनी ने। पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा है। पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा है। बस इतना ही इसमें है बाबू। अब इसके बाद हम जो अगला क्लास पढ़ेंगे ना, उस क्लास में हम बाबू इसके राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये साम्राज्य स्थापित हुआ। ये तो हम जानेंगे ना बाबू कि साम्राज्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ये सब चीज जानेंगे। चंद्रगुप्त महाराज के का कहले रहे ना, तहरा के कुकुर कहले रहे, के सियार कहले रहे, ये सब हम लोग को मालूम हो गया। नहीं हो गया कि चंद्रगुप्त महाराज को किसने क्या कहा था? किसने शूद्र कहा था, किसने राजपूत कहा था, किसने क्षत्रिय कहा था, बात ना। लेकिन बाबू सबसे बढ़िया किसी ने कहा था, तो कौन कहा था? चाणक्य ने कहा था। नहीं क्यों हो बाबू? देख तो क्या है, अभी मान गए ना बात। कभी भी ऐसी बात नहीं आई है एक तोड़ने के लिए बात की जाती है शूद्रों के बारे में, है कि नहीं बात? चलिए।